अगर मैं कहूं कि एक बेहद सफल और टिकाऊ बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भारी भरकम फंडिंग या किसी बड़े शहर में आलीशान ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब इसके लिए सिर्फ दो बुनियादी चीजें चाहिए, थोड़ा सा गोबर और पानी। सच में? सुनने में तो ये किसी मजाक जैसा ही लगता है। बिल्कुल, मतलब आमतौर पर जब भी रोजगार या हर महीने 10-20 हजार रुपए कमाने की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई 9 से 5 की नौकरी या कोई किराने की दुकान या किसी कारखाने में काम करना। राइट। लेकिन जमीनी स्तर पर अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे मॉडल काम कर रहे हैं जो हमारी इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र को अक्सर बहुत जटिल मान लिया जाता है ना, जैसे वो सिर्फ शेयर बाजार या बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों तक ही सीमित हो। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो सबसे प्रभावशाली बदलाव बहुत ही बुनियादी चीजों से आते हैं। हाँ, सही बात है। जैसे आपने कहा गोबर और पानी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो भारत के ग्रामीण परिवेश में लगभग हर जगह बहुत ही आसानी से और मुफ्त में उपलब्ध हैं। अगर इन संसाधनों को सही तकनीक और सही नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाए तो ये कचरा एक बहुत बड़े आर्थिक इंजन में बदल सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी इंजन को डिकोड करने जा रहे हैं। हम सबका विकास जयती नाम के गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के पूरे इकोसिस्टम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि कैसे वर्मी कंपोस्ट, जल संचय और बीज वितरण जैसी योजनाएं सिर्फ खैरात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ढांचा है जो समाज को सच में आत्मनिर्भर बना रहा है। और इस ढांचे को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी बात पर गौर करना होगा, वो ये कि एक एनजीओ समाज में असल में काम कैसे करता है। कई बार ऐसा लगता है कि एनजीओ और सरकार अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं या शायद एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत में एक प्रभावी एनजीओ हमेशा सरकार के समानांतर एक सहयोगी की तरह काम करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत बड़ा तंत्र है, हजारों कर्मचारी हैं, फिर एनजीओ की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, सरकारी तंत्र बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन वो एक तय नियम और प्रोटोकॉल से चलता है। कई बार नीतियां ऊपर से बन तो जाती हैं, लेकिन जो जमीन तक पहुंचते पहुंचते उनका असर कम हो जाता है। बिल्कुल। कुछ इलाके इतने दूर दराज के होते हैं या कुछ तबके इतने हाशिए पर होते हैं कि सरकारी योजनाएं उन तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती। तो जहां सरकार की पहुंच खत्म हो जाती है या जो काम अधूरे रह जाते हैं, एनजीओ वहां पहुंचकर उस खालीपन को भरते हैं। वो नौकरशाही में नहीं उलझते, इसलिए बहुत तेजी से काम कर पाते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मुझे लगता है कि एनजीओ उस पुल की तरह काम करते हैं जो ठीक वहां बनाया जाता है जहां सरकारी पक्की सड़क अचानक खत्म हो जाती है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब सड़क जहां खत्म होती है वहां से अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंचने का जो दुर्गम कच्चा रास्ता है उसे ये पुल पार करवाता है, ताकि व्यवस्था का फायदा उस आखिरी इंसान तक पहुंच सके। एकदम सही। और इन संगठनों की एक और खास बात होती है, इनमें काम करने वाले लोगों की संरचना। वो कैसे? इसमें वेतन पाने वाले पेशेवर लोग भी होते हैं, कुछ लोग कमीशन या लक्ष्य के आधार पर काम करते हैं और बहुत से लोग शुद्ध रूप से समाज सेवा की भावना से जुड़ते हैं। ये जो मिला जुला ढांचा है ना, ये इन्हें बहुत लचीला बनाता है। अच्छा, जैसे आंगनबाड़ी व्यवस्था काम करती है? बिल्कुल। यूनिसेफ या आंगनबाड़ी को ही देख लीजिए। बच्चों को घर से लाना, उन्हें पोषण देना, ये सेवा भाव का बेहतरीन उदाहरण है। और स्रोत बताते हैं कि सबका विकास जयती भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है। ये उन 22 प्रमुख संस्थानों की सूची में शामिल है जो मनरेगा या नाबार्ड जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये तो हो गया इनका सिद्धांत, लेकिन मुझे हमेशा इस बात में ज्यादा दिलचस्पी होती है कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है। थ्योरी से निकलकर अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल ये है कि ये संस्था 2016-17 से ही सक्रिय है। शुरुआत इन्होंने पर्यावरण से जुड़े कामों से की थी, जैसे बच्चों के लिए वृक्षारोपण की योजना। इसमें दिलचस्प बात ये थी कि सिर्फ पौधे नहीं दिए जाते थे, बल्कि आर्थिक प्रोत्साहन यानी पैसे भी दिए जाते थे। इसके बाद इन्होंने बीज वितरण और सबसे अहम जल संचय योजना पर काम शुरू किया। जल संचय तो आज के समय में कृषि की बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। पारंपरिक खेती में किसान पूरे खेत को पानी से भर देता है। इसे फ्लड इरिगेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है,
70% पानी तो या तो भाप बनकर उड़ जाता है या जमीन के इतना नीचे चला जाता है जहां पौधों की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। तो इसका समाधान क्या निकाला इन्होंने? उद्यान विभाग के अंतर्गत ये संस्था ड्रिपर, स्प्रिंकलर, बोरिंग और समरसेबल जैसी तकनीकों को सीधे जमीन पर उतार रही है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जो लोग खेती से सीधे नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये ड्रिपर या स्प्रिंकलर असल में काम कैसे करते हैं? ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई में ना पाइपों का एक जाल पूरे खेत में बिछा दिया जाता है और ठीक पौधे की जड़ के पास एक छोटा सा छेद होता है जहां से पानी बूंद बूंद करके गिरता है। हाँ, बूंद बूंद करके सीधे जड़ में जाता है। इससे पानी की बर्बादी लगभग शून्य हो जाती है। स्प्रिंकलर फव्वारे की तरह काम करता है जो बारिश जैसा माहौल बनाता है। ये तकनीकें तो शानदार हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है इनका शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा होता है। एक आम किसान इसे कैसे उठा सकता है? बस यहीं पर संस्था का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है और यहीं से इनका एक बहुत चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। हर जिले में अप्रैल के महीने में ये लोग एक मशीनरी मेले का आयोजन करते हैं। मशीनरी मेला? हाँ, और बताया गया है कि इस मेले में कृषि मशीनें 300 रुपए से लेकर आधी कीमत तक यानी सीधे 50% की भारी छूट पर मिल जाती हैं। वेट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। आधी कीमत पर मशीन, एक अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें तो ये कैसे संभव है? कोई भी संस्था बिना भारी नुकसान सहे 50% की छूट कैसे दे सकती है? क्या मशीन की क्वालिटी खराब होती है? जब भी बाजार में आधी कीमत वाली बात आती है तो संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की सप्लाई चेन को डिकोड करें तो ये कोई जादू नहीं है। ये बल्क परचेजिंग यानी थोक खरीदारी का गणित है। मतलब सीधे फैक्ट्री से भारी मात्रा में सामान उठाना? केवल सामान उठाना नहीं, बल्कि बीच के सारे बिचौलियों को पूरी तरह से हटा देना। देखिए, सामान्य स्थिति में क्या होता है, एक मशीन फैक्ट्री में बनती है, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर होलसेलर, फिर जिले का डीलर और अंत में गांव का रिटेलर। बिल्कुल। और इस पूरी चेन में हर व्यक्ति अपना 10 से 15% का मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जोड़ता रहता है। जब तक मशीन किसान तक पहुंचती है, कीमत दोगुनी हो चुकी होती है। तो ये संस्था असल में उस पूरी चेन को ही बाईपास कर रही है। सटीक शब्दों में, अप्रैल में जब ये मशीनरी मेला लगता है तो हजारों किसान एक साथ आते हैं। संस्था पहले से ही मांग का अनुमान लगा लेती है। अब किसी भी कंपनी के लिए एक साथ हजारों मशीनें बेचना ये बहुत बड़ा सौदा होता है। हाँ, उनका मार्केटिंग खर्च बच गया, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन खत्म हो गया, तो संस्था सीधे निर्माता से मशीन उठाती है और सीधा किसान के हाथ में देती है। जो पैसा बिचौलियों की जेब में जा रहा था, वही पैसा छूट के रूप में सीधा किसान को मिल जाता है। वाह, ये कम्युनिटी पावर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब लोग एक साथ आते हैं तो वो बाजार की कीमतों को अपने पक्ष में झुका सकते हैं। सही कहा। ये वाकई एक शानदार रणनीति है। लेकिन मशीनों पर ये जो बचत है वो तो वन टाइम है ना, मतलब एक बार का फायदा। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है जब हम उस योजना की ओर बढ़ते हैं जो लोगों के लिए हर महीने नकद आय का साधन बन रही है। आप वर्मी कंपोस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं? हाँ, वही गोबर और केंचुए वाला मॉडल जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वर्मी कंपोस्ट इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे सशक्त हिस्सा है। ये सिर्फ खाद बनाने की कोई विधि नहीं है, बल्कि कचरे से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक पूरा माइक्रो बिजनेस मॉडल है। इसमें संस्था अपने CSR फंड का उपयोग करती है। यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं। बहुत से लोगों ने CSR शब्द सुना तो होगा, लेकिन इसका असल मतलब क्या होता है? CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो नियम के अनुसार बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज की भलाई के कामों में खर्च करना होता है। सबका विकास जयती जैसे NGO इसी फंड को कंपनियों से प्राप्त करते हैं और उसे जमीन पर लगाते हैं। हाँ, इसी फंड का इस्तेमाल करके संस्था लाभार्थियों को खाद बनाने के लिए बैग, टूल्स, पैकेज और पूरी ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त में देती है। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक चुनौती का भी ध्यान रखा गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सी? देखिए, आमतौर पर जब गोबर या केंचुए से जुड़े काम की बात आती है तो लोगों में एक झिझक होती है। शुरुआत में लोग इसे हाथ लगाने से बचते हैं या डरते हैं कि खाद सही से बनेगी या नहीं। बिल्कुल। तो इसे दूर करने के लिए संस्था पहली बार की खाद खुद तैयार करके देती है। वो पूरा सेटअप लगाकर देते हैं ताकि लाभार्थी को सिर्फ ये देखना पड़े कि काम हो कैसे रहा है। ये बहुत स्मार्ट कदम है। जब आप किसी को कुछ नया करने को कहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा विफलता का डर होता है।
पहला साइकिल सफल होते ही वो डर खत्म हो जाता है। और इसमें लाभार्थी का अपना इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसा हमने शो के शुरुआत में कहा था, सिर्फ अपना गोबर और पानी। हाँ, बाकी सब कुछ संस्था दे रही है, यहाँ तक कि केंचुए भी। हाँ, और ये कोई आम केंचुए नहीं है, राइट? ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के केंचुए होते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि देसी केंचुए छोड़कर ऑस्ट्रेलियन केंचुए ही क्यों? क्या ये सिर्फ नाम का आकर्षण है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? इसके पीछे बहुत ही स्पष्ट बायोलॉजिकल विज्ञान है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, जिसे विज्ञान की भाषा में आइसिनिया फेटिडा भी कहते हैं, उसकी काम करने की शैली हमारे देसी केंचुओं से बिल्कुल अलग होती है। वो कैसे? देसी केंचुए मिट्टी के बहुत गहराई में जाते हैं। उनका मुख्य काम मिट्टी को भुरभुरा बनाना होता है। वो सतह पर मौजूद गोबर या कचरे को उतनी तेजी से नहीं खाते। तो ऑस्ट्रेलियन केंचुए सतह पर ही रहते हैं? हाँ, ये सरफेस फीडर होते हैं। जमीन की ऊपरी सतह पर रहते हैं और बहुत ही आक्रामक तरीके से जैविक कचरा खाते हैं। ये अपने शरीर के वजन के बराबर कचरा हर दिन खा सकते हैं। बाप रे, हर दिन? हाँ, और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी होते हैं, यानी प्रजनन करते हैं। नतीजा ये होता है कि जहां सामान्य तरीके से गोबर की खाद बनने में कई महीने लग जाते हैं, वहीं ये ऑस्ट्रेलियन केंचुए कुछ ही हफ्तों में खाद तैयार कर देते हैं। बिल्कुल, एकदम चाय पत्ती जैसी भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर खाद। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सामान्य गोबर की खाद से कई गुना ज्यादा होता है। चलिए, विज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन अब वापस अपने अर्थशास्त्र पर आते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने घर के अहाते में गोबर और पानी का इंतजाम कर लिया। संस्था ने ऑस्ट्रेलियन केंचुए और बैग भी दे दिए और खाद शानदार तरीके से तैयार भी हो गई। अब वो गांव का इंसान उस खाद का करेगा क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब अगर वो खुद किसानी नहीं करता या उसके आसपास के लोग उस नई खाद के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है, तो उसकी सारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी ना। आय के सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधा है बाजार तक पहुंच। आप उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बेचना कहाँ है ये पता नहीं होता। और यहीं पर इस संस्था का मॉडल अपनी असली ताकत दिखाता है। अच्छा। संस्था सिर्फ उत्पादन करना नहीं सिखाती, बल्कि वो एक पूरी बायबैक गारंटी का इकोसिस्टम देते हैं। बायबैक गारंटी मतलब अगर माल कहीं और नहीं बिका तो संस्था खुद उसे खरीद लेगी? बिल्कुल, 100%। संस्था एक तरह से अंडरराइटर का काम करती है। वो लाभार्थी से कहती है कि आप खाद बनाइए, अगर आप उसे लोकल मार्केट में ऊंचे दाम में बेच सकते हैं तो वो पूरा मुनाफा आपका है। लेकिन अगर कोई नहीं खरीदता तो घबराने की जरूरत नहीं है। संस्था खुद एक तय कीमत पर उस पूरी खाद को वापस खरीद लेगी। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिस्क ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम उन आंकड़ों की बात करें जो स्रोत में दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 से 4 बैग से शुरुआत करके महीने के 10 से 20 हजार रुपए आसानी से कमा सकता है, क्या ये गणित असलियत में काम करता है? अगर हम इसके गणित को ध्यान से समझें तो 4 बैग में एक बार में सैकड़ों किलो खाद तैयार होती है। चूंकि ये ऑस्ट्रेलियन केंचुए बहुत तेजी से काम करते हैं, तो 1 महीने या 45 दिन में एक साइकिल पूरी हो जाती है। राइट। और खाद के साथ साथ केंचुए भी तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना। संस्था सिर्फ खाद नहीं खरीदती, बल्कि जो एक्स्ट्रा केंचुए पैदा होते हैं उन्हें भी खरीदकर दूसरे नए लाभार्थियों को दे देती है। अच्छा, तो केंचुए भी बिक रहे हैं? हाँ, तो खाद और केंचुए दोनों की बिक्री को मिला दें और इस पूरी प्रक्रिया को लगातार चलने दें, तो 10 से 20 हजार का ये आंकड़ा बहुत ही व्यवहारिक लगने लगता है। ये एक जबरदस्त सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल है। जो गोबर पहले सिर्फ एक वेस्ट या कचरा माना जाता था, उसे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। और उससे होने वाला सीधा मुनाफा गांव के उसी घर में वापस आ रहा है। इससे सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं हो रहा है, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है, जो इतने सालों से रासायनिक खादों की वजह से खराब हो चुका था। बिल्कुल सही कहा। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कोई छोटा सा प्रयोग है जो किसी एक गांव में चल रहा है, या इसका दायरा सच में बड़ा है? इसका दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। संस्था का जो मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है, जहां से ये सारी योजनाएं जमीन पर उतारी जाती हैं, वो पटना में 70 फीट BPCL रोड पर है। इसके अलावा पाटलिपुत्र गोल नंबर पर अमरजीत पैलेस में इनका रीजनल ऑफिस भी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इनका विस्तार। जैसे अगर हम सिर्फ समस्तीपुर जिले का उदाहरण लें, तो वहां 3000 से ज्यादा लोग इस संस्था से जुड़ चुके हैं और सीधा फायदा ले रहे हैं। 3000 लोग बिल्कुल सिर्फ एक जिले में। हाँ, और 3000 लोगों को बीज, मशीनरी या कंपोस्ट की ट्रेनिंग देना
लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हर जिले और अनुमंडल में इनके कार्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है। उनका लक्ष्य है कि भविष्य में कोई भी ऐसा घर न बचे जो किसी न किसी रूप में इस इकोसिस्टम से न जुड़ा हो। लेकिन देखिए, जब भी कोई संस्था इतने बड़े स्तर पर और इतने अलग तरीके से काम करती है, तो जाहिर है आलोचनाएं और चुनौतियां भी आती ही होंगी। हर कोई तो तुरंत इस मॉडल पर विश्वास नहीं कर लेता होगा। आलोचनाएं तो आती हैं, कई लोग संशय में रहते हैं, लेकिन इस पर संस्था का नजरिया बहुत ही व्यवहारिक है। उनका मानना है कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं या उनके काम को शक की निगाह से देख रहे हैं, वो भी एक दिन मान जाएंगे। वो भविष्य में साथ आएंगे ही। ऐसा क्यों? क्योंकि खेती की जरूरतें बहुत वास्तविक हैं। आप बहस कर सकते हैं, लेकिन जब किसान को असली में अच्छे बीज की जरूरत होगी या पानी की कमी के कारण स्प्रिंकलर चाहिए होगा, हाँ, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, या अपनी जमीन सुधारने के लिए जैविक खाद की जरूरत होगी, तो वो उसी के पास जाएगा जो जमीन पर काम कर रहा है। सिर्फ हवाई बातों से खेत में फसल तो नहीं उगती ना। सही बात है। जीरो ग्राउंड हकीकत पर काम करना ही संस्था की असली ताकत है। और मुझे लगता है उनका विजन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। बात सिर्फ खाद बनाकर बेचने पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। भविष्य के लिए उनकी योजना और भी बड़ी है। बताया गया है कि इस उच्च गुणवत्ता वाले ऑस्ट्रेलियन कैचवे की वर्मी कंपोस्ट से जो विशुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां और दालें उगाई जाएंगी, संस्था उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बाजार तैयार करने की रूपरेखा बना रही है। सोचिए, अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाता है तो ये सप्लाई चेन का एक पूरा चक्र बन जाएगा। हाँ, गोबर से खाद बनी, खाद से स्वस्थ बिना केमिकल वाला भोजन उगाए, और उस भोजन को एक अच्छे बाजार में बेचकर किसान को उचित मूल्य मिला। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटें, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सबका विकास जयती केवल मदद बांटने वाली कोई पारंपरिक संस्था नहीं है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बीज वितरण, जल संचय की आधुनिक तकनीकों को सुलभ बनाने, मशीनरी मेले के जरिए बिचौलियों को हटाकर लागत आदि करने, और सबसे अहम वर्मी कंपोस्ट के उस शानदार बायबैक मॉडल के जरिए लोगों को सच में अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। ये पूरी चर्चा ना हमें एक ऐसे बिंदु पर लाके खड़ा कर देती है जहां हमें अपने पारंपरिक आर्थिक नजरिए पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। एकदम सही। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबको सोचना चाहिए। अगर एक एनजीओ केवल गोबर, पानी और कुछ ऑस्ट्रेलियन केंचुओं के सही तालमेल से उम्र ग्रामीण स्तर पर एक स्थायी गारंटीकृत रोजगार का मॉडल खड़ी कर सकती है, जहां आय भी सुनिश्चित है और बाजार का जोखिम भी नहीं है। राइट, तो क्या हमें रोजगार पैदा करने के लिए हमेशा सिर्फ बड़े बड़े कारखानों, मेट्रो शहरों या सरकारी नौकरियों की तरफ देखने की जरूरत है? क्या पता असली आर्थिक क्रांति किसी दूर महानगर के इंडस्ट्रियल पार्क में नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के अहाते से शुरू हो सकती है। बिल्कुल, वही अहाता, वही गोबर और पानी जो सदियों से हमारे पास था, बस उसे देखने का और इस्तेमाल करने का नजरिया बदल गया है। ये विचार वाकई में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाधान अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की तकनीक चाहिए। तो इस दिलचस्प और गहन चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर जरूर कीजिएगा।